हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ई पाठशाला चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता बुक सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट CPM। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 90। ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे स्टेट PSC AE एग्ज़ाम में, SSC JEE एग्ज़ाम में एंड स्टेट में जो सब इंजीनियर लेवल की एग्ज़ाम होती है, इसमें क्वेश्चन हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, an earth moving equipment cost rupees 5 lakhs and has an estimated life of 10 years and a salvage value of rupees 50,000। अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, उसकी कॉस्ट कितनी है 5 लाख, 10 साल उसकी लाइफ है और साल्वेज वैल्यू कितनी है 50,000। मतलब 10 साल के बाद उस इक्विपमेंट की जो वैल्यू बच जाएगी वो कितनी बचेगी 50,000। What uniform annual amount must be set aside at the end of each of 10 years for replacement if the interest rate is 8% per annum and if the sinking fund factor at 8% annum interest rate for 10 years is 0.069। तो ये क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि इसमें आपको सिंकिंग फंड फैक्टर की वैल्यू दे दी है। ठीक है, नहीं तो आपको सिंकिंग फंड फैक्टर निकालना पड़ता है। ये इंटरेस्ट रेट आई की वैल्यू 8% एंड जो एन है वो है 10 ईयर्स। इसका दोनों का यूज़ करके एक फॉर्मूला है, उससे आपको सिंकिंग फंड फैक्टर निकालना होता है। बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सिंकिंग फंड दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि यूनिफॉर्म एनुअल अमाउंट कितना होगा, हर साल हम कितना अमाउंट को जो होगा इसमें सिंकिंग फंड के लिए, ठीक है, ताकि हम रिप्लेसमेंट कर सके उस मशीन को 10 साल के बाद में। Sinking fund is an amount set aside each year so that at the end of useful life of the equipment an amount equals to the purchase cost of equipment is ensured। Sinking fund का मतलब क्या हो जाएगा कि हर साल हम कितना पेमेंट को डिपॉजिट करें ताकि उसकी जो लाइफ होगी उस लाइफ में वो डिपॉजिट जितना फंड होगा वो उस इक्विपमेंट की परचेस कॉस्ट के बराबर हो जाए। एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ द अमाउंट एक्यूमुलेटेड इक्वल्स टू टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द असेट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा कि परचेस की कॉस्ट आपने यहाँ पर कितने में 5 लाख में, साल्वेज वैल्यू मतलब 10 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50,000। तो 5 लाख माइनस 50,000 50,000, तो ये इसकी मशीन की 10 साल के बाद डेप्रीशिएशन होगा। मतलब 4,50,000 क्या होगा मशीन का डेप्रीशिएशन, उसकी जो कॉस्ट होगी वो कितनी कम हो जाएगी 4,50,000। इक्वल अमाउंट D इज एज्यूम्ड टू बी डिपॉजिटेड इनटू अ सिंकिंग फंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर ऑफ द असेट लाइफ। तो यहाँ पर D क्या हो जाएगा CI माइनस CS इंटू सिंकिंग फंड फैक्टर। सिंकिंग फंड फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। CI का मतलब हो जाएगा कि जो परचेस कॉस्ट है इक्विपमेंट की वो, और CS का मतलब साल्वेज वैल्यू, और ये होता है सिंकिंग फंड I डिवाइडेड बाई 1 प्लस I पावर n माइनस 1। ठीक है, वेयर CI इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन असेट एट 0 टाइम एंड C एज साल्वेज वैल्यू। जितने में परचेस किया है वो CI, और उसकी जो लाइफ होगी उस लाइफ के बाद में मशीन की कॉस्ट कितनी बच जाती है वो साल्वेज वैल्यू होगी। I इंटरेस्ट रेट है और N लाइफ ऑफ असेट। तो 5 लाख माइनस 50,000 इंटू सिंकिंग फंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 31,050 रुपीज़। तो हर साल आपको 31,050 रुपीज़ डिपॉजिट करना है, कितने साल के लिए 10 साल के लिए। तो जो अमाउंट होगा वो इतना डिपॉजिट हो जाएगा कि आप मशीन को रिप्लेस कर सकते हो 10 साल के बाद में। क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉर्मूला याद रख लेना, एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 82, अ मशीन कॉस्ट ₹20,000 एंड इट्स यूजफुल लाइफ इज़ 8 ईयर्स। मशीन की कॉस्ट है 20,000, यूजफुल लाइफ कितनी है 8 ईयर्स। द मनी इज़ बोरोड एट 8% इंटरेस्ट पर एनम। मनी को मतलब ये लोन लिया जाता है मशीन को परचेस करने के लिए, और लोन का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 8%। द कैपिटल रिकवरी फैक्टर एट 8% इंटरेस्ट पर एनम
फॉर 8 ईयर इज़ 0.174। 8% इंटरेस्ट रेट पर 8 साल के लिए एक मशीन है जिसको 20,000 में परचेज़ किया जाता है लोन लेकर, और रिकवरी कैपिटल रिकवरी फैक्टर उसका कितना है 0.174। अगेन यहाँ पर क्या होगा कि आपको रिकवरी फैक्टर की वैल्यू दी हुई है, अगर नहीं दी हुई होती तो आपको फॉर्मूले से निकालना है, वो फार्मूला मैं आपको बता दूंगा इस क्वेश्चन में। द एनुअल इक्विपमेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन विल बी, तो हर साल उसकी कॉस्ट कितनी होगी मशीन की, वो आपको यहाँ पर देखना है फॉर्मूले से। सिंकिंग फंड फैक्टर, ये सिंकिंग फंड फैक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। कैपिटल रिकवरी फैक्टर, इन दोनों में रिलेशन होता है। सिंकिंग फंड फैक्टर में यदि हम इंटरेस्ट रेट को ऐड करेंगे तो जो फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा कैपिटल रिकवरी फैक्टर। अब एनुअल इक्विपमेंट कॉस्ट ए, वो परचेसिंग कॉस्ट इनटू कैपिटल रिकवरी फैक्टर। परचेसिंग कॉस्ट कितनी थी 20,000, फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3,480। इसका मतलब ये होगा कि जो मशीन है 20,000 में ली है तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है हर साल 3,480 होगी 8 साल के लिए, ठीक है। तो 8 साल में जो लोन है वो हम पे कर सकते हैं अगर हम पर ईयर 3,480 को पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। डिफरेंस क्या होगा सिंकिंग फंड में? सिंकिंग फंड में आप क्या करते हो कि उस मशीन की फ्यूचर वैल्यू निकालते हो, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 10 साल के बाद कितना अमाउंट हमें डिपॉजिट हो जाए ताकि हम मशीन को रिप्लेस कर पाएँ। और कैपिटल रिकवरी फैक्टर में क्या होता है कि आप प्रेजेंट वैल्यू पता करते हो कि प्रेजेंट में आपको कितना डिपॉजिट करना है जो आपने लोन लिया है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी विद इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम। किसी भी एक्टिविटी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा अगर उसको कंप्लीट किया जाता है विद इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम? 50%, 84.1%, 99.9% एंड 100%। एक्सपेक्टेड टाइम किसी भी एक्टिविटी का हैज़ 50-50 चांस और 50% प्रोबेबिलिटी that activity will be completed within its expected time. If a probability distribution curve is drawn for this activity, vertical line through expected time will divide the total area of probability distribution curve into two equal parts. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम ड्रा करते हैं, ठीक है। और यदि प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एक्सपेक्टेड टाइम TE, तो वो सेंटर में होगा, मतलब जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये पार्ट और ये राइट वाला, ये दोनों इक्वल एरिया होगा, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड टाइम है। एक्सपेक्टेड टाइम एवरेज और मीन टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के 3 टाइम होते हैं। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम कि जल्दी से जल्दी वो एक्टिविटी कितने दिन में कंप्लीट हो जाए, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब कि जल्दी से जल्दी कितने दिन में कंप्लीट होगी एक्टिविटी, पेसिमिस्टिक का कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है एक्टिविटी का, और मोस्ट लाइकली टाइम मतलब अगर वो जो एक्टिविटी है वो मोस्टली कितने दिन में कंप्लीट होती है। और इन सभी का हम यदि एवरेज निकालते हैं तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये जो ऑप्टिमिस्टिक 1 है, मोस्ट लाइकली 4 है और पेसिमिस्टिक 1 है, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो ये 6 से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एवरेज निकालेंगे तो 6 से हमने डिवाइड किया, ये निकलेगा एक्सपेक्टेड टाइम, एवरेज और मीन टाइम। तो अगर किसी एक्टिविटी की हम बात करते हैं और वो कंप्लीट होती है विद इन एक्सपेक्टेड टाइम, तो उसके कंप्लीट होने के चांस होंगे 50%, 50-50 चांस होंगे। क्वेश्चन नंबर 83 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इफ़ द शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़ मोर देन द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम TS वो मोर देन है एक्सपेक्टेड टाइम से, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन द शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम विल बी। तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कितनी होगी, 50%, 50% से कम, मोर देन 50% एंड 100%। तो यहाँ पर 3 कंडीशन हम देखेंगे। जेट प्रोबेबिलिटी फैक्टर या नॉर्मल डेविएट होता है,
इसका फॉर्मूला होता है टी एस माइनस टी ई डिवाइडेड बाई सिग्मा। टी एस शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम, टी ई एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम एंड सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनेगी। फर्स्ट कंडीशन होगी शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ज़्यादा है किससे, एक्सपेक्टेड टाइम से, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये टी एस ग्रेटर देन है टी ई से तो z क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने के जो चांस होंगे वो 50% से ज़्यादा होंगे। टी एस और टी दोनों बराबर है, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, z 0 आएगा। इसका मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने की या उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, 50%। थर्ड कंडीशन है शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम लेस देन एक्सपेक्टेड टाइम, तो z क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये अगर टी ई ग्रेटर देन है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, z की नेगेटिव आएगी। तो इसमें जो कंप्लीट होने के चांस होंगे प्रोजेक्ट के वो लेस देन हो जाएंगे 50%। आपको क्वेश्चन में दिया है टी एस शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम क्या है, ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड टाइम से, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मोर देन 50%। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि z की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है। z 0 है, प्रोबेबिलिटी 50%। z नेगेटिव है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 50 से कम। क्वेश्चन नंबर 85, इफ़ द एक्सपेक्टेड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 10 days with a standard deviation 2 days, the expected time of the completion of the project with 99.9% probability is। आपको क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ है प्रोजेक्ट का 10 days, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 days। आपको एक्सपेक्टेड टाइम बताना है कंप्लीशन का प्रोजेक्ट के, 99.9% प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन 2 days, एक्सपेक्टेड टाइम 10 days दिया हुआ है, शेड्यूल्ड टाइम आपको निकालना है और प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 99.9%। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है 50%, प्रोबेबिलिटी में z की वैल्यू कितनी होती है, 0 दोनों केस में। ठीक है, यहाँ पर दो हम वैल्यू देखेंगे, प्रोबेबिलिटी 50% से कम है और प्रोबेबिलिटी 50% से ज़्यादा है, तो z की वैल्यू कितनी होती है। प्रोबेबिलिटी 50 के केस में तो दोनों केस में 0 होगी वैल्यू, 50 से कम है प्रोबेबिलिटी तो 15.9 है, उसके लिए z की वैल्यू -1 होगी। प्रोबेबिलिटी 2.3% है, z की वैल्यू -2। प्रोबेबिलिटी 0.1% है तो z कितना होगा, -3। ये कम से कम आपको 3 वैल्यू याद रखना है। वैसे बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी, अगर अलग अलग हम देखेंगे 50%, 40%, 30%। ठीक है, तो बहुत बड़ी टेबल है, तो आपको एटलीस्ट इतनी वैल्यू तो याद होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी 15.9% -1, तो अब प्रोबेबिलिटी अगर इसका अपोजिट हम देखते हैं 100 में से माइनस करते हैं 15.9 तो कितना होगा, 84.1। ये क्या है, 50 से ज़्यादा है, +1 वैल्यू होगी। 2.3 के लिए -2 है, तो 2.3 माइनस अगर 100 में से माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 97.9, तो उसके लिए +2 हो जाएगी। जस्ट उसके अपोजिट ये -3 किसके लिए, 0.1 के लिए, तो बचा कितना अभी 99.9%, तो इसके लिए +3 होगी। ठीक है, तो एक साइड की अगर आप वैल्यू याद रखोगे तो दूसरी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो z कितना होगा, 3, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 99.9% प्रोबेबिलिटी। टी एस कितना हो जाएगा, 16 days। क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ये तो आपको वो टेबल में अगर वैल्यू याद होगी z की तो आप बता सकते हो। इसको एक ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब ये ट्रिक क्या होगी, आपको 3 कंडीशन पता होना चाहिए। उसमें से ये वाली कंडीशन जो फर्स्ट थी, टी एस ग्रेटर देन टी ई, तो z क्या होता है, पॉजिटिव, और प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 50% से ज़्यादा। तो इस केस में आपको प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 99.9%। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 50% से ज़्यादा है, तो z क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और टी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन टी ई। क्वेश्चन में आपको टी एस की वैल्यू पूछा है, टी ई कितना है, 10 days, करेक्ट।
प्रोबेबिलिटी 99.9% है, इसका मतलब टी एस ग्रेटर देन होगा टी ई से। अब देख लो ऑप्शन क्या करेक्ट होगा। तो ये दो ऑप्शन 10 से कम है और थर्ड 10 डेज है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि जो टी एस है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन टी ई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, इफ द एक्सपेक्टेड टाइम of completion of a project is 60 weeks with a standard deviation 5 weeks, the probability of completing the project in 50 weeks and 65 weeks respectively will be। क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ है टी ई 60 वीक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 वीक्स। अब आपको यहाँ पर शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम टी एस की दो वैल्यू दी हुई है, एक है 50 वीक्स और सेकेंड है 65। दोनों केस में आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेड की वैल्यू निकालना है और उस टेबल से हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये इनकी मीनिंग लिखी हुई है, हम देख चुके हैं क्वेश्चन में, इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें। पहला केस हम लेते हैं, टी एस दिया हुआ है 50 वीक्स। 50 वीक्स में यहाँ पर वैल्यू रख देंगे टी एस की 50 माइनस टी ई, एक्सपेक्टेड टाइम आपको 60 वीक्स दिया हुआ है, 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना का -2। -2 आप देखोगे यहाँ टेबल में तो कितना दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी 2.3%। टी एस की वैल्यू 65 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 1, और जेड 1 है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है 84.1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सिंपल फार्मूला है, टेबल आपको याद रखना है। एक साइड आप ये टेबल याद रखोगे तो सेकेंड आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। ये ऐड करोगे तो 100 आएगा और ये ऐड करोगे तो 100 आएगा। 50% ज़्यादा है प्लस, कम है तो माइनस। क्वेश्चन नंबर 87, विथ द यूजुअल नोटेशंस कैपिटल रिकवरी फैक्टर इज गिवन बाय। कैपिटल रिकवरी फैक्टर का आपको फॉर्मूला पूछा है। कैपिटल रिकवरी फैक्टर होता है प्रेजेंट वैल्यू और सिंकिंग फंड फैक्टर होती है फ्यूचर वैल्यू। ये फार्मूला है सिंकिंग फंड फैक्टर और ये है कैपिटल रिकवरी फैक्टर का फार्मूला। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीएससी में, एई एग्ज़ाम में, मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट इंजीनियर की एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 87, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, अ मर्ज इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय। इसमें से मर्ज इवेंट कौन सा होगा, इवेंट या नोड उसको कहते हैं। इसका मतलब होता है इट डिनोट्स द स्टार्ट और कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी है उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट, स्टार्ट या एंड पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये एक्टिविटी 1 है तो ये इसके पहले कोई नोड होगा, ये नोड है, यहाँ से एक्टिविटी 1 स्टार्ट हो रही है और इस नोड पे जाके या इस इवेंट पे जाके क्या हो जाएगी, वो एंड हो जाती है। इट डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्स। तो जो नोड होता है या इवेंट होता है वो टाइम या कोई रिसोर्स को कंज्यूम नहीं करता है। रिसोर्स और टाइम किसको लगता है, जो एक्टिविटी है। और डमी एक्टिविटी के केस में क्या हो जाएगा, डमी एक्टिविटी में भी वो टाइम या रिसोर्स को कंज्यूम नहीं करती है। एक होता है मर्ज इवेंट और सेकेंड होता है बर्स्ट इवेंट। When 2 or more activities come from an event is known as merge event। ये नोड है या इवेंट है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्टिविटी मर्ज हो रही है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मर्ज इवेंट। सेकेंड है ब्रस्ट इवेंट, व्हेन मोर देन वन एक्टिविटी लीव्स एन इवेंट इज नोन एज ब्रस्ट इवेंट, ठीक है। अगर किसी इवेंट से एक से ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर ब्रस्ट हो रही है, निकल रही है, लीव हो रही है, तो वो कहलाएगा ब्रस्ट इवेंट। और एक से ज़्यादा एक्टिविटी अगर मर्ज होगी तो वो कहलाएगा मर्ज इवेंट। सिंपल है। तो यहाँ पर आपको मर्ज इवेंट पूछा है तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, ब्रस्ट इवेंट। क्वेश्चन नंबर 88, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अ ट्रैक्टर शॉवल हैज़ अ परचेज प्राइस ऑफ ₹4.7 lakhs
एंड कुड सेव द ऑर्गेनाइजेशन एन अमाउंट ऑफ ₹1 लाख पर ईयर ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट। एक ट्रैक्टर शॉवल है, उसकी परचेस कितने में किया है? 4.7 लैक्स में। ऑर्गेनाइजेशन सेव करता है 1 लाख रुपये हर साल। द साल्वेज वैल्यू आफ्टर द एमोर्टाइजेशन पीरियड इज़ 10 ईयर्स ऑफ द परचेस प्राइस। जो साल्वेज वैल्यू है वो कितनी है? आफ्टर एमोर्टाइजेशन पीरियड, जो उसकी लाइफ होगी मशीन की या जो शॉवेल है ट्रैक्टर शॉवेल, उसके 10%। ठीक है, मतलब 4.7 लाख की है तो उसकी 10% क्या है? साल्वेज वैल्यू। द कैपिटल रिकवरी पीरियड विल बी, कैपिटल रिकवरी पीरियड कितना होगा? तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं मशीन की। परचेस किया था 4.7 में, साल्वेज वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10%, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4.7, तो ये कितनी हो जाएगी? 4.23 लैक्स। मतलब जो मशीन है या ट्रैक्टर शॉवेल है वो अगर साल्वेज वैल्यू हम उससे माइनस कर देते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4.23 लैक्स। टोटल कैपिटल विच नीड टू बी रिकवर्ड, तो इतनी कैपिटल आपको उस मशीन से रिकवर करना है। नाउ सिंस 1 लाख पर ईयर इज सेव्ड, सो टाइम टेकन टू रिकवरी, अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस मशीन से 1 लाख रुपये हर साल सेव करता है तो उसको 4.3 लाख सेव करने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल है, 4.3 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 89 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द बार चार्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही एक प्लानिंग होती है बार चार्ट। इससे रिलेटेड आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कि कौन कौन से करेक्ट होंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं बार चार्ट क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस देखते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो मेथड्स होती है उसमें फर्स्ट है बार चार्ट या गैंट चार्ट कहते हैं, सेकंड है माइलस्टोन चार्ट, थर्ड है नेटवर्क एनालिसिस। बार चार्ट या गैंट चार्ट में क्या होगा? एक ये पिक्टोरियल चार्ट होता है, इसमें 2 एक्सिस होती है, एक हॉरिजॉन्टल होगी जो रिप्रेजेंट करता है एलिप्स टाइम एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है जॉब आर एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, ये होता है बार चार्ट जिसमें एक्स एक्सिस में टाइम और वाई एक्सिस में एक्टिविटी। मान लो एक एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी ए, ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से 0 से और इसको कंप्लीट होने में टाइम कितना लग रहा है? मान लो सपोज 5 डेज। सेकेंड एक्टिविटी ये स्टार्ट हो रही है, सेकेंड एक्टिविटी बी स्टार्ट हो रही है 3 डेज। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के 3 दिन के बाद स्टार्ट होगी एक्टिविटी बी, ये कंप्लीट हो रही है सपोज 8 डेज के बाद। ठीक है, तो ये होता है बार चार्ट जिसमें क्या होता है कि एक्टिविटी का ड्यूरेशन पता होता है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता होता है। द बिगनिंग एंड एंड ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम्स ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी रिस्पेक्टिवली। तो ये जो बार बना हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? उस एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट, कब स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी, उसका एंड पॉइंट और ड्यूरेशन। द लेंथ ऑफ बार शो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन। ये बार की जो लेंथ होगी वो क्या बताएगा? उस एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगेगा, उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। जैसे एक्टिविटी बी स्टार्ट हुई है 3 दिन के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के और 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, तो इसको कितना टाइम लगेगा? 5 डेज, 8 माइनस 3। लिमिटेशन देख लेते बार चार्ट का। लैक ऑफ डिटेल्स, इस बार चार्ट में डिटेल नहीं होती है ज़्यादा, सिर्फ हमें उसकी ड्यूरेशन पता होगी, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पता होता है, ज़्यादा डिटेल हमें बार चार्ट में नहीं मिलती है। यदि हम नेटवर्क एनालिसिस या माइल्ड स्टोन चार्ट की बात करते हैं उसके कंपेयर में। डज नॉट शो द प्रोग्रेस ऑफ वर्क इन द प्रोजेक्ट एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूज्ड एज कंट्रोल डिवाइस। बार चार्ट से हमें प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पता नहीं चलती है कि कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 50%, 60%, कितने परसेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, उसकी प्रोग्रेस हमें पता नहीं चलती है, इसीलिए हम उसको कंट्रोल डिवाइस के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। बार चार्ट डज नॉट शो एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप, जो एक्टिविटी है उनका आपस में रिलेशन नहीं बताता है कि एक्टिविटी ए और बी है या बी और सी है, उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, कब कौन सी स्टार्ट होगी, कब कौन सी एंड होगी, ये उसमें रिलेशनशिप नहीं बताता है, जैसे कि हमें नेटवर्क एनालिसिस में मिलता है। यदि हम नेटवर्क एनालिसिस की बात करें तो ये नोड है 1, ये नोड है 2, एक नोड है 3, ठीक है, ये नोड है 3 और ये 4।
अगर ये एक एक्टिविटी ए, बी, सी और डी है, ठीक है। तो ये नेटवर्क एनालिसिस होती है। इस नेटवर्क एनालिसिस में क्या होगा कि एक्टिविटी ए और एक्टिविटी सी, ये इंटर रिलेशनशिप नेटवर्क एनालिसिस बताता है कि एक्टिविटी सी कब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक कि एक्टिविटी ए कंप्लीट ना हो जाए। वैसे ही एक्टिविटी डी कब तक स्टार्ट नहीं होगी, जब तक कि एक्टिविटी बी कंप्लीट ना हो जाए। तो ये रिलेशनशिप बताता है कौन, नेटवर्क एनालिसिस। बट बार चार्ट से हमें इंटर रिलेशनशिप पता नहीं चलता है। टाइम अनसर्टेनिटीज़, टाइम का भी इसमें कंफर्म नहीं है प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा, इसलिए इसको बेसिकली हम उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट में यूज़ करते बार चार्ट का। दस नॉट इंडिकेट द क्रिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की क्रिटिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं पता चलेगी। और इससे क्या होगा क्रिटिकल एक्टिविटी से, सिंस एग्जैक्ट क्रिटिकल पाथ इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमें क्रिटिकल एक्टिविटी का पता नहीं है इन बार चार्ट, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रेस द एक्टिविटीज़ एंड गेट ऑप्टिमम कॉस्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर हमें क्रिटिकल पाथ नहीं पता है तो हम एक्टिविटी को क्रेस नहीं कर सकते हैं, और एक्टिविटी को क्रेस नहीं करेंगे तो उसकी ऑप्टिमम कॉस्ट और ड्यूरेशन हमें पता नहीं चलेगा। देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द ऑपरेशन कैन नॉट बी पोर्ट्रेड, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बार चार्ट से हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या नहीं कर सकते हैं, इंटरडिपेंडेंसी हमें पता नहीं चलती है एक्टिविटीज़ की या ऑपरेशन की। प्रोग्रेस ऑफ वर्क कैन बी मेजर्ड, ये इनकरेक्ट है, प्रोग्रेस हम मेजर नहीं कर सकते हैं। स्पेयर टाइम ऑफ द एक्टिविटीज़ कैन बी डिटरमाइंड, ये इनकरेक्ट होगा। स्पेयर टाइम हम एक्टिविटी का पता नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी एक्टिविटी में अगर कोई फ्लोट बचता है या सिलेक्ट टाइम बचता है कि वो एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ टाइम बच रहा है तो वो हम उसमें पता नहीं कर सकते हैं। शेड्यूल कैन नॉट बी अपडेटेड, ये भी करेक्ट है, शेड्यूल हम अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो बार चार्ट से रिलेटेड यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ ये दो स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, ऑप्शन बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, वीडियो को शेयर करो, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दीजिए आप।